आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो प्रतिशत कमी बोल रहा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, एरिया में प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा। प्रतिशत कमी बराबर जितना प्रतिशत का कमी हो रहा है उसको 2 से इंटू कर देना है, माइनस कमी हो रहा है इसलिए माइनस जितना कमी हो रहा था उसी का स्क्वायर करना है, यानी 50 में 50 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय में 100। यानी कह सकते हैं कि प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला हम लोग का होगा 2a माइनस ए स्क्वायर बाई 100। अब इसको हल कर लेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 गया, 50 दूना 100 और माइनस में 25 आ जाएगा हम लोग का 75%। यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल में 75% का कमी हो जाएगा। अगर इसी में बात करता कमी की जगह वृद्धि, यानी 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, तब उसके लिए कुछ नहीं करना था, इस माइनस के जगह प्लस कर देना था, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा, आंसर हम लोग का आ जाता। और ये फॉर्मूला किसके किसके लिए लागू हो जाएगा, ये वृत्त के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए और वर्ग के लिए लागू होगा। यानी कि त्रिज्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि, समबाहु त्रिभुज की भुजा में प्रतिशत कमी या वृद्धि, वर्ग में प्रतिशत कमी या वृद्धि यदि किया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कमी बोलेगा तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि 2a प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 100। यानी कमी बोलेगा तो माइनस का यूज करेंगे और वृद्धि बोलेगा तो प्लस का यूज करना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उन पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, जितना अंकित मूल्य पहले था उस पर पहले 25% बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद फिर 10% का छूट दे रहा है, तो इस प्रकार से उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एमपी और एसपी, यानी मार्केट प्राइस कितना था और फाइनल वो बेचा कितने में। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, 25% का वृद्धि, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% को यदि सरल किया जाएगा तो 1/4 आएगा। यानी कि अंकित मूल्य पहले 4 था और क्या कर रहा है, वृद्धि, यानी 4 में 1 का वृद्धि करके वो दिखा रहा है, यानी 4 के समान पर वो रेट दिखा रहा है कितना, 1 ज्यादा यानी 5। अब बढ़ाने के बाद फिर क्या किया जा रहा है कि 10% का छूट दे रहा है। 10% का छूट का मतलब, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी जो सामान वो बोल रहा है कि जो सामान 10 का था उस पर आपको हम 1 का छूट देंगे, यानी 10 के सामान को कह रहा है कि हम 9 में आपको बेच देंगे। तो पूरे लेन देन में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ऐसे तो ये बोल रहा कि लाभ हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का एमपी, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का एसपी। यानी कि मार्केट प्राइस इतना था, बेचा इतना में, तो कितने का फायदा हो गया, 5 का फायदा। किस पर, इस पर बेच रहा ना, वो उसका मार्केट प्राइस ये था, तो हम लोग लाभ या हानि जो भी निकालेंगे वो एमपी पर निकालेंगे। ऐसे तो निकाला जाता है सीपी पर, लेकिन यहाँ सीपी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ एमपी और एसपी ही है। यानी कि इतना का माल इतना में बेचा तो फायदा तो 5 का हुआ, प्रतिशत फायदा कितना, यानी 40 से भाग देंगे हम लोग एमपी से। अब इसको प्रतिशत बदल लेंगे तो 5 8 40, 1/8 आ गया, और 1/8 का मतलब प्रतिशत में होता है
12.5%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? ऑप्शन नंबर 4, 12.5% का उसको लाभ हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, नाम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु का 5वां भाग है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ये हम लोग को निकालना है। निकालना किसका? पुत्र का उम्र। लेकिन पुत्र का उम्र क्या है? नाम्या के वर्तमान उम्र का 5वां भाग है, यानी नाम्या का वर्तमान उम्र निकालना होगा। और वर्तमान के लिए जो ये रिलेशन दे रहा है उसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। अब उसकी आयु यानी प्रेजेंट का उम्र, प्रेजेंट का उम्र नाम्या का जो है वो विवाह के समय का यानी मैरिज टाइम का कितना गुना? 1.1/4। 1.1/4 का मतलब 4 एकम 4 1 5, 5/4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट टाइम का एज और ये मैरिज टाइम का एज। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एज। तो अनुपात में प्रेजेंट टाइम का एज कितना आ जाएगा? तो P के सामने जो अंक हम लोग को दिखेगा बराबर में, P अब बराबर में जो दिखा अंक वो, तो ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट टाइम का नाम्या का एज का अनुपात में मान। अब P का मान ये हो गया तो M का मान ऑटोमेटिक हम लोग को इसको यहां से यदि हटाते तो यहां आएगा, यानी कि इसका मान ये हो जाएगा। तो मैरिज टाइम एज कितना था? अनुपात में 4 था। यानी अनुपात में कह सकते हैं कि अभी नाम्या का उम्र इतना है और शादी के समय यानी विवाह के समय उसका उम्र इतना था। तो दोनों के उम्र में अंतर कितना? दोनों के उम्र में नहीं, दोनों के समय का उम्र में अंतर, यानी कि अभी की उम्र और शादी के समय की उम्र में अंतर कितना? 1 का। लेकिन कहा जा रहा है कि शादी कितने वर्ष पहले हुआ था? 6 साल पहले। जब शादी 6 साल पहले हुआ था यानी कि अभी और शादी के समय के उम्र में अंतर कितना होना चाहिए? 6 वर्ष का ही अंतर होना चाहिए। जबकि अनुपात में 1 आ रहा है तो कह सकते हैं कि 1 का मान 6 साल होगा। हम लोग को निकालना है प्रेजेंट टाइम का एज। तो प्रेजेंट टाइम का एज अनुपात में 5 है, तो 1 अनुपात का मान 6 साल, तो 5 अनुपात का मान कितना? 6 साल से गुना करेंगे, 6 5 30 साल। यानी नाम्या की वर्तमान उम्र कितनी? 30 साल। अब कहा जा रहा है कि इसका पुत्र का उम्र कितना है? नाम्या के वर्तमान उम्र का 5वां भाग, यानी कि पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? 30 का 5वां भाग, 5 6 30, यानी 6 साल। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नाम्या के पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टंकी के तल में एक छेद है। इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता है। छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा? ये हम लोग को निकालना है। क्या कहा जा रहा है? एक टंकी में छेद है और छेद के साथ नल टंकी को भर रहा है। कहने का मतलब ये है कि नल पानी भर रहा है और छेद पानी को निकाल रहा है। तो दोनों के द्वारा एक साथ जब काम किया गया तो पूरा टंकी 8 घंटा में भर जाता है। अब कहा जा रहा है कि यदि टंकी में छेद नहीं होता, टंकी में छेद नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ नल ही टंकी को भर रहा होता, तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम लगता है, यानी पहले 8 घंटे का समय लग रहा था तो अब 1 घंटा कम, यानी कितने घंटे का समय लगेगा? 7 घंटे का। यानी कि अकेले यदि नल टंकी को भर रहा होता तो 7 घंटे में टंकी भर जाता। कहा जा रहा है छेद को टंकी को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा? यानी उसी टंकी को यदि भरे हुए टंकी में यदि छेद को खोल दिया जाए, सिर्फ छेद को, तो अकेला छेद पूरे भरे टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? ये हम लोग को निकालना है।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों को गुना कर देंगे और इन दोनों के अंतर से इसमें हम लोग भाग देंगे, यही हम लोग का समय आएगा 56 घंटा। यानी कि छेद भरे हुए टंकी को 56 घंटा में खाली कर देगा। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 56 घंटा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम लोग लेकर के देख ले रहे हैं। यदि कहा जाता कि ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है, ए और बी मिलकर के 10 घंटे में भर देगा, बी उसी टंकी को अकेले 15 घंटे में भर सकता है, तो ए अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा, ये ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट दोनों का गुणनफल डिवाइडेड बाई दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 10 और 15 का अंतर हो जाएगा 5, भाग देंगे 5 तिया 15, 30। यानी कहा जाए कि ए अकेले यदि उस टंकी को भरेगा तो 30 घंटे में टंकी को भर देगा। कहने का मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति साथ में काम कर रहे हो और दोनों में से किसी एक का समय का मान दिया गया है, तो किसी और भी एक का मान निकालने के लिए यहाँ दोनों का गुणनफल में दोनों के अंतर से भाग देने पर हम लोग का जिसका मान नहीं होता है उसका मान आ जाता है, यानी उसका समय निकल जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, हम लोग का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15। अब यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं पूरा अभाज्य संख्या का 1 से 200 तक में कितना कितना क्या होता है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है हम लोग की कितनी, 15। 50 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 10। 100 से 150 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या है, 10। और 150 से 200 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 11। यानी ऐसा कहा जाए कि यदि 1 से 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 46। यानी 1 से 200 तक में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या 46 हो जाएगा, और बाकी टुकड़ा में हम लोग का इस तरह से पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं। जैसे इसी में यदि ये पूछ लिया जाए कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, यानी 1 से 100 तक, तो कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक ये हम लोग का हो जाएगा, 1 से 50 का ये और 50 से 100 का ये, यानी कह सकते हैं कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 25। उसी तरह से आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं।